पुलिस इंस्पेक्टर कुठे आहेत? नहीं कभी आ रहे, कब से बैठे हुए हैं? हमको उनसे बात करना है। अरे हमारा बहुत क्या करता है? जब तक हम क्या शांत बच्चा उतना देर से बैठे हुए उधर के कोई नहीं, आप अंदर देखकर आइए एक बार, बुलाइए उनको। नहीं, मुझे नहीं पता। बहुत जरूरी कम कह रहे कहानी हमको, कोई जरूरी बात बोलना चाहते हैं आप तो समझ में नहीं आता है आप लोग को। पुलिस स्टेशन है ये, मच्छी बाजार नहीं है। क्या बात है? देखिए सर, देखिए साहब, हमें कंप्लेंट लिखाने अरे चुप, कोई एक ही बोलेगा। आप बोलिए। हम हमारा जुर्म कबूल करने के लिए आए हैं। हो साहब। वो हमने सबने मिलके एक खून किया है। खून? किसका? मेरे बेटे प्रकाश का। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। ऐसा कहते हैं कि प्यार परिवार को एक करता है, अपनापन रिश्तों को नजदीक लाता है, एक दूसरे से जोड़ता है। लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि एक कत्ल एक परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ जोड़ दे? कत्ल का इल्जाम किसी दूसरे पर डालने वाले तो बहुत देखे होंगे आपने। ऐसे कई वाकयात देखे होंगे जहां लोग खून के रिश्तों को भुलाकर अपने आप को बचाने के लिए अपने सगे संबंधियों तक को सूली पर चढ़ा देते हैं। लेकिन वर्सोवा पुलिस स्टेशन में आए इस केस ने अब तक की सारी संकल्पनाओं को चूर चूर कर दिया। एक परिवार एक ही सुर में अपने अपराध की स्वीकृति दे रहा था। का मारलस? अब भांडन साहब, पहले एक दूसरे के साथ झगड़ा शुरू हुआ, बात से बात बढ़ गई और फिर ये। सर एक मिनट, झगड़ा भले ही सबके साथ हुआ हो लेकिन दादा को मैंने मारा। नहीं साहब, खोटा बोलते ही। वैसे भी तूने तो सिर्फ दादा के हाथ पकड़े थे, चाकू मेरे हाथ में था, मैंने मारा दादा को साहब। नहीं साहब, चाकू इसके हाथ में था लेकिन पीछे से धक्का तो मैंने मारा था, तभी तो चाकू उनके पेट में चला गया। मेरी गलती है साहब, आप मुझे जेल में डाल दीजिए। मी मारले प्रकाशला, मला को जेल में डालो। मी मारले प्रकाशला, मी प्रकाश से मारले, तेरे को जेल में। डेली सब चल रहा है, हर कोई उठकर बोल रहा है कि मैंने मारा, मुझे अंदर करो। हाँ? किसने क्या किया है ये तो हम पता कर लेंगे। सबसे पहले ये बताओ, ये हादसा कब हुआ और बॉडी कहाँ है? सर, समुद्र के किनारे हमारी नाव है, 65 नंबर की। हाँ साहब, बराबर यही चाकू था। यही चाकू लेके मैं घर से बाहर निकला था साहब। ओ बाबा, कशाला खोटा बोलता है? अरे पर नहीं साहब, चाकू मैं लाई थी। मेरे नहीं साहब, मैं चाकू लेके आया हूं। एकदम चुप। अरे इनके फिंगरप्रिंट्स ले। साहब, हम लोग अपना गुनाह कबूल कर रहे हैं ना। हम कोर्ट में ही बताएंगे कि हमने मारा है। कोर्ट में सेल्फ एक्सेप्टेंस नहीं चलता है, पक्के सबूतों की जरूरत पड़ती है। फिंगरप्रिंट्स देने के बाद आप लोग अपने घर जाएंगे और इनके घर पे पहरा रखो। जब तक फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट नहीं आ जाते इनमें से कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। जाइए अभी आप। अरे जरा इन्फॉर्मेशन निकालो इनकी फैमिली में और कौन कौन है। ओके सर। काय झाला? अरे अंदर तो आने दे पहले। वो देख, दो पुलिस वाले छोड़े हमारे पीछे। चल अंदर चल। रोना धोना एकदम चुप, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। आजोबा, आपके साथ बाबा आने वाले थे ना, वो कहाँ है? आलती, आ गया। देखो ध्यान से सुनो।
पुलिस की तहकीकात शुरू हो चुकी है, गवाह ढूंढेंगे, सबूत इकट्ठा होंगे, हम में से हर एक को तोड़ने की कोशिश होगी, पण आपण घट्ट राहायचं। मैं अभी जो बोल रहा हूँ ना वो फाइनल, ये खून हम सब ने मिलके किया है। लक्ष्मी, सविता को सब बाद में समझा देना, आया ध्यान में? बार बार नहीं बोलूंगा मैं। सर, नाकवा परिवार में पीताम्बर है और उसकी बीवी है। सबसे बड़ा बेटा प्रकाश और उसकी बीवी का नाम सविता है। मझला बेटा प्रताप और उसकी बीवी का नाम मालती है। मालती? लेकिन वो तो पुलिस स्टेशन आई नहीं थी। तो निशा कौन? पीताम्बर का सबसे छोटा बेटा जिसका नाम रुपेश है, निशा उसी की बीवी है, विधवा है। कुछ ही साल पहले एक हादसे में रुपेश की मौत हुई। बड़ा परिवार है और बड़ा शातिर भी। सर, आपको क्या लगता है इन सब ने मिलकर यह खून किया होगा? अरे इस वक्त कुछ भी कॉन्फिडेंस से कहना थोड़ा मुश्किल है। ये दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो ये कि विक्टिम ने सबके साथ दुश्मनी मोल ले ली और इसी वजह से सबने मिलके उसे मार दिया, या फिर खून किसी एक ने किया है और ये सारे मिलके उसे बचाने में लगे हो। क्योंकि सबको लगता है कि जो हुआ है वो सही हुआ है। वैशाली सर, चाकू के ऊपर जो निशान मिले हैं वो वैशाली के फिंगरप्रिंट से मैच करते हैं। सर, पीएम रिपोर्ट। ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ? सर, जितना हम सोच रहे हैं ये फैमिली उससे कई ज्यादा शातिर निकली। मतलब? सर, खून चाकू से हुआ ही नहीं है, हाफ राउंड वाले वेपन से हुआ है। हाफ राउंड वेपन? खून कोयते से हुआ है। सारा परिवार झूठ बोल रहा है। प्रकाश का भाई, बाप, बहन या भाभी, इनमें से गुनहगार कौन है, अब हमें ये ढूंढना है। घर का बड़ा बेटा मारा गया था और हर कोई मर्डर का इल्जाम अपने सर पर लेना चाहता था। यहां तक कि मर्डर वेपन की पहचान भी होती है और फिर पता चलता है कि कत्ल उससे हुआ ही नहीं था। क्या था ये सब? नाखवा परिवार झूठ क्यों बोल रहा था? किसको बचाने की कोशिश हो रही थी? हमारा कानून कहता है कि चाहे 100 गुनहगार छूट जाएं, लेकिन किसी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। और वर्सोवा पुलिस ने इसी नियम के तहत इन्वेस्टिगेशन करने का फैसला किया। सच आप लोग बोलेंगे या हमें बुलवाना पड़ेगा? हमने तो बता दिया ना साहब, झगड़ा हुआ था करके। बात हाथापाई तक पहुंची, फिर खून तक। किस चीज से खून हुआ? वही चाकू से। आप ही ने तो दिखाया था ना वो चाकू। पुलिस को बेवकूफ समझा है। खून उस चाकू से नहीं हुआ बल्कि कोयते से हुआ है। साहब, ये झूठ है साहब। झूठ तुम लोग बोल रहे हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कभी झूठ नहीं बोलती। दरअसल सर, नहीं, असल कदाचित कोयते से भी हो सकता है ना। हो सकता है। नहीं, क्या हुआ ना साहब, उस दिन सब गुस्से में थे। जिसके हाथ में जो चीज लगी वो उठा के सब ले रहे थे। हो सकता है चक्कू से पहले कोयता हाथ लग गया हो। जो भी हो साहब, हम तो इतना जानते हैं कि बस ये खून हम ही नहीं किया है, बस। ठीक है, जाओ। सर, आपने सबको छोड़ दिया? अरे इनमें से कोई भी नहीं टूटेगा। इन सब की कुंडलियां हमें निकालनी होगी। जब इनका सबका कच्चा चिट्ठा हमारे हाथ में होगा ना, तब इनको तोड़ने में आसानी होगी। ओके सर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से कत्ल दोपहर 1 से 2 के बीच हुआ था। पोलीवाड़ा में इंक्वायरी करो, सारे फैमिली मेंबर्स के बारे में इंफॉर्मेशन निकालो। प्रकाश आखिर था कौन? तब तक मैं जरा इनकी मेहमान नवाजी देखता हूँ। ओके सर। काय गया? पुलिस के सामने क्या बोलने जा रही थी तू? सच्चाई बता रही थी, लेकिन आपने तो बात ही बदल डाली। अरे वेड़ी झाली इसका तू। हम सबने मिलके क्या तय किया है? कभी पर्यंत बाबा, आखिर कब तक हम लोग पुलिस को झांसा देते रहेंगे? एक ना एक दिन सच्चाई सामने आने ही वाली है। ऐसा काही होणार नहीं है। अपने अपने मुंह पे ताला मार के रखो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हेलो बाबा, शवागर से फोन था, बॉडी क्लेम करने को बुलाया। साला मजबूरी है, समाज में रहना है ना, दिखावे के लिए ही सही वो लाश का कब्जा करना पड़ेगा, नहीं तो छोड़ देता सड़ने के लिए। बाबा, बाहर पुलिस आई है। हाँ साहब, नहीं जमती थी उसकी और मेरी। अब मेरे को देखो कितना हट्टा कट्टा दिखता हूँ, और भी 10 साल तक काम करने की धमक है मेरे को, लेकिन उसने मुझे घर में बिठा दिया और सारी चीजों में अपना हक जमा दिया। ए पक्या,
ए बाहर है। ए क्या सुबह सुबह गला फाड़ रहा है? ए चुप, तू कोली संगठन के ऑफिस में गया था, वहां जाके इलेक्शन से मेला नाम हटा के खुद का नाम डलवा लिया तूने। हाँ गया था। तो तू लायक है क्या उस पोस्ट के? अहिला, तेरे को क्या लगता है तू लायक है? लायक तो तू ही नहीं है, ना वो पोस्ट के और ना ही मेरा बाप कहलाने के। तेरी तो बात ना मेरे पे दांत। तुम क्या गोली मारा? डरता है मेरे से और तू हाथ उठा मेरे पे। अरे हाथ से अभी से ये घर, ये धंधा, डिसीजन सब मेरा। और तू इधर घर पे बैठ और रोटी तोड़। यही वजह थी जिसलिए आपने उसे। नहीं नहीं, एक नहीं 100 कारण होती, और यही झगड़े उसके मौत के जिम्मेदार है। और बहुत नीच आदमी था वो, ना किसी की इज्जत करता था, ना किसी के साथ ढंग से बात करता था, वही उसको ले डूबे। आप में से किसी ने खून होते हुए देखा? नहीं साहब, खून होते हुए तो नहीं देखा, लेकिन हाँ वैशाली, निशा और मालती ये तीनों को बोर्ड की तरफ जाते हुए देखा था साहब। और हाँ, प्रकाश पहले से ही वहां पर था। और एक बात सर, उस दिन मुझे प्रकाश मिला था, बहुत भड़का हुआ था। वो अपनी बहन और उसकी यार को बहुत गालियां दे रहा था। वैशाली का कोई बॉयफ्रेंड भी है? हाँ साहब, हरीश नाम है उसका। ये प्रकाश उन दोनों को गालियां क्यों दे रहा था? कहीं चल रहा है प्रकाश? अरे तू जाले क्यों काट रहा है? अरे काटने का तो वो दोनों को है, वो वैशाली उसका यार हरीश है ना, वो दोनों को कितनी बार समझाया, लेकिन दोनों के मगज में घुसता ही नहीं। हालात जात नहीं, औकात नहीं, चले नखबा से रिश्ता जोड़ ले। ये बार तो छोड़ दिया हरीश को मैं, पर अगर दोबारा मेरे को मिलाना वो दोनों साथ में दिखे ना तो काट के फेंक देगा मैं दोनों को। प्रकाश अरे अच्छा एक बात बताओ, ये वैशाली कैसी लड़की है? सोना है साहब, खरा सोना। अपने कोलीवाड़ा के गरीब बच्चों को वो मुफ्त में सिखाती है। चला आपल्या नोटबुक मध्ये लिहा. A for apple, B for जोरात आवाज येत नाहीये मला. वैशाली का किसी के साथ कोई झगड़ा, कोई अनबन? नहीं साहब, कभी नहीं। बस एक गलती उसने कर ली, दूसरे जात वाले लड़के से प्यार कर लिया। तब से प्रकाश ने तो उसका जीना ही हराम कर दिया साहब। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रकाश वैशाली को टॉर्चर कर रहा था, उसे उसके प्यार से दूर करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वैशाली ने उसे मार दिया और अब सब लोग मिलकर वैशाली को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है। आई विटनेस से पता चला है कि उस दिन वैशाली अकेली बोट पर नहीं गई थी, उसके साथ मालती और निशा भी थे। लेकिन मालती और निशा वैशाली के साथ क्या कर रहे थे? यह भी हो सकता है कि इन सब ने मिलकर कत्ल की साजिश की हो और अंजाम अकेली वैशाली ने दिया हो। अरे इस वैशाली के कॉल रिकॉर्ड और मोबाइल लोकेशन निकालो और इसके प्रेमी हरीश को भी ट्रेस करो, पता करो इसमें कहीं उसका भी तो हाथ नहीं। ओके सर। परसों दोपहर को 1 से 2 बजे के बीच में कहा था। साहेब मी पुण्याला होतो, वो मेरा वर्कशॉप था ना, उसी को अटेंड करने गया था मैं। तू कब गया था, कैसे गया था और कहाँ रुका था, इसके सारे डिटेल्स चाहिए मुझे। साहब मैं 14 तारीख को करीब 6-6:30 बजे सुबह बस से निकल गया था पूना के लिए और दूसरे दिन सुबह ही वापस आ गया। शायद मेरे पास टिकट होगा सर। हे बघा सर, 6:30 वाजता। सर हरीश उस दिन वर्षों में था ही नहीं। अच्छा, अरे पीतांबर और वैशाली के पास प्रकाश को मारने का मोटिव है, लेकिन बाकी किसी के पास ऐसा कोई मोटिव दिखाई नहीं दे रहा। जरा घर के बाकी लोगों का कच्चा चिट्ठा निकालो, वैशाली प्रताप की बीवी मालती का, क्योंकि लोगों ने उसे बोट की तरफ जाते हुए देखा था, लेकिन वही है जो यहाँ पुलिस स्टेशन में नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कातिल को घर पे बिठा के बाकी के सारे लोग यहाँ आ गए हों। ठीक है सर।
सर, मालती के बारे में कोई सस्पिशियस इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। सभी का यही कहना है कि मालती का ज्यादातर वक्त उसके बेवड़े पति को संभालने में ही जाता है। हाँ, लेकिन पीतांबर के बारे में एक अजीब बात सामने आई है। पिछले हफ्ते ही पीतांबर के अकाउंट से किसी मनीष कोली के अकाउंट में 50,000 रुपए ट्रांसफर हुए हैं। मनीष कोली कौन है? सर, मैंने खबरी को काम पर लगा दिया है। कुछ ही घंटों में मनीष कोली के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये मनीष कोली कौन है? उसका पीतांबर से क्या कनेक्शन? खून का रिश्ता है साहब। मतलब मनीष कोहली पीतांबर नखवा का नाजायज औलाद है। अब यही बात पीतांबर प्रकाश के झगड़े के असली जड़ भी है। घुमा ए मनिया, इधर मेरी बोर्ड पे क्या कर रहा है तू? हाँ? आवाज नीचे। और तेरे को जो भी पूछ रहे हैं ना, तेरे बाप से जाके पूछ। उसी ने ये बोर्ड मेरे नाम पे कर दिए। साले, रखी हुई औरत की औलाद को कोई कुछ नहीं देता, समझा? जुबान संभाल, नहीं तो मार डालूंगा यहीं पे। मारेगी साले मुझे। काट कर समुद्र में फेंकेगा मैं तेरे को। आज इसका किस्सा ही खत्म कर देता हूँ। सर, ये मनीष भी एक सस्पेक्ट हो सकता है, लेकिन एक नाजायज बेटे के लिए पूरी की पूरी फैमिली अपने आप को स्टेक पे लगा देगी। ये बात मुझे कुछ हजम नहीं होती। लेकिन सर, नाथवा फैमिली ने ये बात हमसे छुपाई है। इसका मतलब है ये मनीष का एंगल भी इस खून से जुड़ा हुआ है। नकवा फैमिली के एक दो नेबर्स को मार्केट के पीछे बुलाओ। बोलो साहब बात करना चाहते हैं। ठीक है सर। वैशाली, वेडी झाली आहे का तू? वहिनी सोड, मला जाऊ दे। काय झालं? बाबा ये पुलिस के पास जाने की बात कर रही है। बाबा जाऊ दे मला। पागल हो गई है तू? अगर अपना प्लान कामयाब हो रहा है। आज तक पुलिस को अपने में से किसी के खिलाफ ना कोई सुराग मिला है, ना कोई सबूत। तू खुद वहां जाके क्यों मुसीबत मोल ले? बाबा बर्दाश्त नहीं होता, दम घुटता है मेरा। ये रोज की तहकीकात, रोज का टेंशन। अब बस भी कर दो। जिन्होंने गुनाह किया है वो सजा भुगते ना। चुप, किसी को कोई सजा नहीं मिलने वाली। जो जैसे चल रहा है ना वैसे चलने दे, समझी? आप लोग कितने साल से प्रकाश के बाजू में रहते हैं? जन्म से सर। अच्छा, ये प्रताप के बारे में कुछ बताओ। प्रताप एक नंबर का बेवड़ा आदमी, काम का ना धाम का। बस एक क्वार्टर लगाया और उस प्रकाश के साथ रह लिया। 1 मिनट के लिए एक दूसरे से अलग नहीं होते थे। तुमने बताया कि प्रकाश बेवड़ा था, झगड़े तो होते होंगे उसके। तनकी दिमाग का था साहब, लफड़े उफड़े करता था। नसीब उसने किसको लुढ़काया नहीं। साहब, मेरे साथ भी एक दिन झगड़ा कर लिया था। कोयता लेके मारने आया था मुझे। ए पक्या, क्या जबरदस्ती है रे? हाँ, तूने 4 दिन से मेरी जगह पे अपनी बोट खड़ी करके रखी है। चल पहले निकाल उसको। नहीं निकालेगा मैं। क्या कर लेगा तू? अरे बाप की जगह है क्या? और क्या बाप पे मत जा, देखा? बाप पे मत जा वरना। क्या वरना बे? हाँ, क्या कर लेगा? जानता है मेरे को काट के ना यहीं फेंक दूंगा, समझा? काटेगा मेरे को? हाँ काटेगा। तू क्या काटेगा रे बेवड़ा मेरे को? तेरे ऐसा चूहा लोग ना रोज मेरी जूती के नीचे आके मरता है। प्रताप को दारू की आदत उस प्रकाश ने लगाई। इसका मतलब है जिस वक्त प्रकाश का खून हुआ उस वक्त प्रताप वही होना चाहिए। मतलब शायद ये खून प्रताप ने किया हो। सर, लेकिन जिसके वजह से उसके दारू का इंतजाम होता था, जो इसके इतने करीब था, वो उसके खिलाफ क्यों जाएगा? अरे गौर करने वाली बात यह भी है, प्रकाश को वैशाली के अफेयर से एतराज था क्योंकि उसका प्रेमी दूसरी जात वाला था। लेकिन रुपेश की बीवी निशा, वो भी तो दूसरी जात से, ब्राह्मण है। सर, मतलब प्रकाश को हरी से जिस बात से नाराजगी थी उसी बात से निशा से भी होगी। सर, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि अपने पति के गुजर जाने के बाद भी आज तो वो यही है, अपने मायके नहीं गई। अच्छा एक बात बताओ, प्रकाश के घर की छोटी बहू निशा के साथ संबंध कैसे थे? कसे असणार साहेब? निशा ठेरी और जात की और प्रकाश पक्का कोई। ऊपर से निशा का पति गुजर चुका है और ये प्रकाश उसे अक्खा दिन ताने मारता था। एक दिन तो साहब पूरे मोहल्ले के सामने। पीतांबर को इस बारे में पता था? पता नहीं साहब। अच्छा एक बात बताओ, निशा के पति को गुजरे हुए 3 साल हो, तो यहाँ ससुराल में क्या कर रही है? अपने मायके क्यों नहीं? साहब कशी जाणार? प्रकाश उसे जाने दे तो ना। सुना है प्रकाश ने उसके मायके वालों को भी धमकी दे रखी है, इसके लिए उसके मायके वाले भी उसे घर नहीं आने देते। इसलिए निशा प्रकाश से बहुत गुस्सा थी। हेलो, मनीष कोली के मोबाइल रिकॉर्ड्स और कॉल लोकेशन के डिटेल्स मिल गए। जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन वो बोट के आसपास ही था।
जिस दिन प्रकाश की मौत हुई तू कहाँ था? अब मैं अपने घर पर ही था। अच्छा, तो तेरा मोबाइल वो बोट के पास क्या पानी में तैरने के लिए गया था? साहब मैं बोट के आसपास ही था साहब, लेकिन मैंने नहीं उसे मारा साहब, मैं झूठ नहीं बोलूंगा साहब। वो मरा मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे ही बाप का खून था, लेकिन बहुत गंदा था साहब। कोलीवाड़ा के लोगों का कहना है तूने उसे जान से मारने की धमकी दी थी और कई बार जानलेवा हमले भी किए थे। हाँ साहब, लेकिन उसका जिम्मेदार भी वही था, आहा के मेरी माँ को धमकाता था। मच्छी देख रही है, सड़ गई है अंदर से। मार्केट में कोई थोकता नहीं है इसके ऊपर। वैसे ही तू और तेरी बेटे की औकात इससे जास्ती नहीं है। मानता है तू है मेरे बाप की जिंदगी में, लेकिन बेमतलब। देख, लास्ट टाइम बोलता है, मैं समझा ले अपने बेटे को कि मेरे बाप के जायदाद की तरफ नजर नहीं उठाने का, वरना मेरा बेटा सिर्फ उसका हक मांग रहा है। नाजायज बेटे का कोई हक नहीं होता है। अरे समुंदर जितनी जायदाद है पिताम्बर की, उसमें से अगर 2 बूंद मेरे मनीष ने मांगा तो गंदी नाली को समंदर में नहीं घुसने देगा मैं। मैंने तुझे जबेला का ही हाड़। क्या बोली? क्या बोली? ये झगड़ा उसी दिन हुआ था जिस दिन प्रकाश की मौत हुई? हाँ साहब। और जब तुझे ये पता चला तो तूने उसे जान से मार डाला? नहीं साहब, मारना तो चाहता था लेकिन मार नहीं पाया, क्योंकि उसे मारने के लिए मैं वहां गया तो किसी और ने उसे पहले ही मार दिया था। साहब, जब उसके घर वालों ने जुर्म कबूल कर लिया है तो साहब आप मेरे पे क्यों शक कर रहे हैं? बस करो, कितना पियोगे? ये छोड़, पीने दे मुझे। वही दादा प्लीज, अब प्रकाश दादा तो नहीं रहे, आप ही को पूरा घर संभालना है। आप इस तरह दारू के नशे में धूत रहोगे तो प्लीज दादा संभाल स्वतः। कैसे संभालूं मालती, मुझे डर लग रहा है। क्यों? निशा, पीतांबर, हरीश, वैशाली, मनीष, इन सब के पास प्रकाश को मारने का मोटिव था। बाकी बचे 4 में से किसी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था। और फिर प्रताप, आखिर ऐसी कौन सी बात थी जो प्रताप को खाए जा रही थी? प्रताप जो कल तक अपने बड़े भाई प्रकाश के लिए किसी की जान लेने तक को तैयार था, आखिर ऐसा क्या हो गया था कि आज वो अपने उसी भाई के कत्ल का संदिग्ध था? और निशा और वैशाली के बीच हुई बातें भी कहीं ना कहीं हरीश की ओर भी अंदेशा कर रही थी। आखिर असली गुनहगार कौन था? सर, और एक आई विटनेस से पता चला है कि पीताम्बर उस वक्त किनारे पर ही था। तो 2 इवेंट्स हो सकते हैं। पीताम्बर पहुंचा, झगड़ा चालू था और पीताम्बर ने प्रकाश को मार दिया और सब उसे बचाने की कोशिश करते, या फिर जब पीताम्बर पहुंचा तो इन चारों में से किसी एक ने प्रकाश को ऑलरेडी मार दिया था और पीताम्बर ने यह ड्रामा रचाया कि सबने मिलकर उसे मारा। हेलो, हाँ हम अभी पहुंचते हैं। साहब एक इन्फॉर्मेशन है। क्या? जिस दिन प्रकाश का खून हुआ था हरीश पूना में नहीं है, यही वर्सोवा में था, वैशाली से मिला भी था। साहब, अरे मी काय साहब, मैंने किया क्या? साहब, मैंने किया क्या? लेकिन आविष्कार बसवा गाड़ी डाला। चल सर, अब बोल सर, तेरे नक्शे में पुणे कहाँ आता है? वर्सोवा खाड़ी के पास? नहीं सर, दरअसल सच में मैं... देख, अब झूठ मत बोलना, क्योंकि तेरा सारा कच्चा चिट्ठा हमारे पास है। अगर तूने अब झूठ बोला ना... सर, उस दिन मैं वर्सोवा में ही था, लेकिन उस दिन मैं पूना सच में जाने वाला था। ये वैशाली ने मुझे फ़ोन किया और बताया कि उसके बाबा मुझसे मिलना चाहते, इसलिए मुझे रुकना पड़ा उसकी जिद के कारण। प्रकाश को मारने के लिए, है ना? नहीं साहब, मैं प्रकाश को क्यों मारूं? मैं तो सिर्फ वहाँ पे पीताम्बर जी से मिलने गया था। और आप
चाहे तो वो वैशाली से पूछ सकते, ती तिकडेच होती साहेब. देख, जात के बाहर रिश्ता मेरे को भी पसंद नहीं है, लेकिन अरे अपना हिसाब तो एकदम सीधा साधा है. तू प्रकाश को पसंद नहीं है, इसलिए मैं तुम दोनों की शादी होते हुए देखना चाहता हूँ. हाँ, मैं उस प्रकाश को हारता हुआ देखना चाहता हूँ. तू एक काम कर, आज ही वैशाली को लेके भाग जा. और जब तेरी ये बात उससे हो रही थी, उस वक्त प्रकाश वहां आ गया, अनबन हो गई, और ताव में आके तूने और पीताम्बर ने मिलके, या शायद सिर्फ तूने, प्रकाश को जान से मार डाला. सर एक बात मैं आपको बता दूं, ना ही वहाँ प्रकाश आया था और ना ही मैंने उसको मारा है. मैं सिर्फ वहाँ पीताम्बर जी से मिलने गया था. ठीक है, जा, लेकिन वर्सोवा से बाहर मत. तूने प्रकाश को मारा ना? नहीं साहब, मैंने नहीं मारा, हम सब ने मिलकर मारा साहब. अच्छा, तो वह बोर्ड पे तावीज ढूंढने क्यों गया था? इसीलिए ताकि तुझ पे शक ना आए और तू पकड़ा ना जाए. तेरा पूरा परिवार मिलके पूरा नाटक कर रहा है सिर्फ तुझे बचाने के लिए, है ना? साहब हम लोग कोई नाटक नहीं कर रहे हैं साहब, सच बोल रहा हूँ. तेरे बेवड़े दोस्तों ने बताया उस दिन तेरा प्रकाश के साथ बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था कि नहीं? हुआ था साहब. किस बात पे? रुक जा, बोल रहा हूं मैं तुझे. देख, क्या मनीष के पास आके दारू पीता तू? तेरे को देता है ना मैं पैसा दारू पीने के लिए, फिर भी तू कान फैलाया के सामने अपना ईमान बेचा. अरे आन बान नाम सान का कुछ होए कि नहीं? अरे आन बान की तो तुम बात ही मत करो दादा. रहने तो मुंह मत करवाओ मेरा. अरे अपनों से तो वो पराये अच्छे हैं. पराये ने दारू के बदले कम से कम ईमान लूटा. तुमने तो मेरे जमाने होता है. कल मुझे याद आया कि झगड़े के वक्त मेरा ताबीज वहां गिर गया था. मुझे लगा कि जब खून सबने मिलकर किया है और इस ताबीज की वजह से सिर्फ मैं अकेला ना फंस जाऊं, इसीलिए. अरे तुमने प्रताप की एक बात नोटिस की? ये अपनों को लूटने वाली बात का मतलब ढूंढना होगा. अरे अपनों से तो वो पराये अच्छे हैं. पराये ने दारू के बदले कम से कम ईमान लूटा. तुमने तो देखना होगा कि प्रकाश ने प्रताप का ऐसा क्या लूटा, और जरा पता करो कि प्रताप मनीष के पास ही पैसे मांगने क्यों गए. कहीं मनीष और प्रताप ने मिलकर प्रकाश को तो नहीं मारा? ओके सर. पुलिस को तेरे पे शक तो नहीं हुआ ना? शक होता तो छोड़ते नहीं थे मेरे को. साला खुद मर गया और हमारा टेंशन बढ़ा गया. मार्केट से लाखों रुपए उठाए थे और वो पैसे वसूल करने का जिम्मा भी मेरे ऊपर था. मैं पैसे मांगने गया तो अलग ही सुझाव दिया. बोलता हूँ साहब, मारो मत साहब, बोलता हूँ मैं. क्या सुझाव दिया था प्रताप ने तुझे? साहब आप सुनोगे तो आप हिल जाओगे साहब. आई.
आप? ये डॉक्टर है। क्या हुआ, कौन बीमार? नहीं वैसा कुछ नहीं साहब, वो प्रकाश की बीबी है ना मालती, उसके पेट में दर्द है। ओके, कैरी ऑन। हमें निशा से मिलना है। निशा, क्या तुम्हें पता था कि प्रकाश कर्जे के बदले में तुम्हें बेचना चाहता था? मनीष को उसने वैसा ऑफर भी दिया था। नहीं साहब। पक्का? हाँ साहब पक्का। निशा, तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स तो कुछ और ही कह रहे हैं। जिस पार्टी से प्रकाश ने पैसे उठाए थे उससे तुमने फोन पे कई बार बात की। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, ये मालती को क्या हुआ? अभी कुछ दिन पहले उसे कोई एक दवा जबरदस्ती पिलाई गई थी। कैसी दवाई? बेसिकली शी वॉज प्रेग्नेंट। कोई देहाती दवाई पिलाकर उसका अबॉर्शन कराया गया, लेकिन दवाई इतनी स्ट्रांग थी कि उसके साइड इफेक्ट मालती आज भी भुगत रही है। मालती, तुम्हारे साथ किसने जबरदस्ती की? नहीं साहब, मेरे साथ किसी ने जबरदस्ती नहीं की। वो तो मैं खुद ही बच्चा नहीं चाहती थी, इसलिए। अच्छा, कौन सी दवाई खाई थी? नाम क्या था दवाई? वो मुझे किसी ने ला के दी थी। किसने? मेरी किसी सहेली ने। कौन सी सहेली? नाम क्या है उसका? वो दरअसल। मालती, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ। जानवर था वो साहब, उसकी हैवानियत आए दिन बढ़ती जा रही थी। प्रताप जानता था इस बारे में? वो साहब, वो सब जानता था। फिर एक दिन मेरा पाँव भारी हो गया। वो बच्चा प्रकाश का ही था। सर, मैं उसे जन्म देना चाहती थी, लेकिन प्रकाश नहीं चाहता था, इसलिए उसने मुझे जहरीली दवाई दे दी। और इसलिए तुमने प्रकाश को मारने का प्लानिंग किया, है ना? हो साहब, लेकिन मैं अकेली नहीं थी उसमें, हम सब। हेलो, क्या? अरे जाओ। चलो। सर, मनीष का तो एक ही दुश्मन था, प्रकाश, लेकिन वो तो पहले से ही मर चुका है। सर, मुझे लगता है इस गर्मा गर्मी के माहौल में मनीष के साथ किसी ने अपनी दुश्मनी निकाली है। मोबाइल मिला इसका? नहीं सर, कुछ नहीं मिला। अरे, इसका मोबाइल ट्रेस करो। अगर कातिल ने मोबाइल चुराया तो उसे ढूंढने में आसानी होगी। ओके सर। सर, मनीष का फोन स्विच ऑफ आ रहा है, लेकिन एक बात है सर, क्राइम लोकेशन पर मनीष का फोन स्विच ऑफ होने के पहले उससे एक एमएमएस भेजा गया। एमएमएस? किसको? सर, वैशाली को। वैशाली का है? पता नहीं साहब, लेकिन वो सुबह से गायब है। गायब है या गायब कर दिया? अरे, उसके मोबाइल पे फोन करो। सर, वैशाली तो नहीं है, लेकिन उसका मोबाइल मिला है। एमएमएस चेक करो। तो तुम दोनों ने मारा प्रकाश को? हो साहब, हमने मारा उसे।
वैशाली लेके गई थी हमें वहां पर कि अपने दादा से हमारे लिए बात करेगी, लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो मैंने देखा कि वो हैवान मेरे पति को मार रहा था। दादा, मेरे पर हाथ उठाती है, मुझे मारेगी तो। और तुमने क्यों मारा? साहब, क्योंकि सिर्फ मालती था ही नहीं, मैं भी उसका शिकार थी, इसीलिए तो मेरे माँ बाप के पास जाने से मुझे रोक रहा था और बाद में मुझे बेचने पे तुला था। और पुलिस को बेवकूफ बनाने का आइडिया तुम्हारे दिमाग की पैदाइश होगा, है ना? क्या करता साहब, उसकी हैवानियत की सजा तो ये लोग भुगत रहे थे और सजा कैसे दिलवाता, मगर वैशाली इसके खिलाफ थी। गलत है ये सब बाबा। दादा ने जुर्म किया इसलिए आपने भी जुर्म किया, और उसको छुपा के आप लोग एक और जुर्म कर रहे हो। नहीं, मैं ये सब पुलिस को बताऊंगी। बेटी, पुलिस के पास मत जाना, तेरी एक गलती सारे घर को उजाड़ सकती है। मैं तेरे पाँव पड़ता हूँ, पुलिस के पास मत जा बेटी, पुलिस के पास। हमने वैशाली को समझाया, वो हमें साथ देने के लिए तैयार भी हो गई साहब। अब ये बताओ, मनीष को क्यों मारा? ब्लैकमेल कर रहा था वो। मैं वैशाली ने इस एमएमएस को डिलीट करने से पहले अपने आप को भेजा, शायद वो चाहती थी कि ये सच्चाई सबके सामने आए। तुम लोग ये बताओ, क्या किया वैशाली के साथ? पुलिस ने वैशाली की तलाश की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। कहां गई वैशाली? वैशाली की सच्चाई उसे कभी ना कभी पुलिस तक ले जाती। क्या इसी डर से नाखवा परिवार ने उसे भी मार दिया था? मालती और निशा को प्रकाश और मनीष के कत्ल के लिए और पीताम्बर और प्रताप को सबूत मिटाने और पुलिस को गुमराह करने के लिए सजा हुई। ये सभी इस वक्त न्यायिक हिरासत में है। ये सही है कि जुर्म सहना जुर्म को बढ़ावा देना होता है, जो कि यहाँ निशा और मालती के केस में हुआ, लेकिन जुर्म का जवाब जुर्म से देना, इसे भी सही नहीं ठहराया जा सकता। अगर मालती और निशा अपने ऊपर हो रहे शारीरिक शोषण की शिकायत पहली बार में ही पुलिस को कर देती तो शायद ये नौबत ही नहीं आती। उनके परिवार का कोई भी सदस्य पुलिस को सूचित करके इसे रोक सकता था, लेकिन सही समय पर सही कदम ना उठाने का ये परिणाम है कि आज ये लोग जेल की सलाखों के पीछे हैं। ये बेहद जरूरी है कि अगर हम किसी भी तरह का अन्याय या जुर्म होता देखें तो उसके खिलाफ आवाज उठाए और उसे वहीं रोके, वरना ये कई जिंदगियां खराब कर सकता है। मेरा फोन कहाँ रख दिया मैंने? मम्मा, आप कहाँ जा रहे हो? बेटा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? हाँ, वो हमसे क्यों बात करेगी? बेटी और पति के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो हमेशा के लिए तुम वहीं क्यों नहीं चली जाती? हाँ? सतीश, ओवर एक्ट मत करो। मेरा वहाँ जाना बहुत जरूरी है, और फिर रुपेश भैया के साथ। देखो, वो जिए या मरे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है सतीश। तुम्हारे कहने से मैं उनसे अपने रिश्ते नहीं तोड़ सकती। रसिका, हेलो हेलो दीदी, माँ फोन नहीं उठा रही। आप जल्दी से घर चले जाओ प्लीज। तुझे पता है ना, मैंने वहाँ जाना छोड़ दिया है। दीदी, मुझे पहुँचने में आधा घंटा लगेगा। आप तो घर के पास में ही रहते हो। मैंने फेस पैक लगा रखा है और मुझे भी आधा घंटा लगेगा। बेटर होगा कि तुम ही चली जाओ। तुमको पता है ना वो कैसे चाहते हो उसको? बहुत हो गया कि तुम उसे पागल खाने भेजो या ना भेजो, साले को जेल जरूर भेजूंगा मैं। भाई, क्यों तमाशा बना रहे हो आप? राहुल खो गया तो अब मेरी माँ और मेरे भाई को परेशान करोगे? अब मैं नहीं, जो करना है ना पुलिस करेगी। मेरे बेटे को लेके जा। भाभी, भाभी, क्या बात है? मेरे बेटे को खोया तेरे पागल भाई ने। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो अच्छा नहीं होगा। भाभी, छोड़। सर, ये मेरा बेटा है राहुल। मुझे पक्का यकीन है मेरे बेटे राहुल को मेरे कजिन ने गायब किया। क्या नाम है आपके कजिन का? रुपेश, मेरे काकी का बड़ा लड़का है सर। पागल सांड से भी खतरनाक है। पता नहीं उसने मेरे बेटे के साथ क्या किया होगा। ए, पागल है क्या? मतलब रुपेश की दिमागी हालत ठीक नहीं है? दिमागी हालत तो छोड़ो सर, जंगली भी है। मैंने काकी को बोला कि उसे मेंटल असाइलम भेज दो, लेकिन काकी की सुनती नहीं। और उन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ कि रुपेश ने राहुल को गायब कर दिया? मेरे बेटे का दोस्त है अक्षत, उसने मुझे बोला कि राहुल और रुपेश में चॉकलेट को लेकर झगड़ा हुआ।
अगर झगड़ा चल रहा था तो राहुल गायब कैसे हो गया? मैं तो ऑफिस में था, मेरी बीवी ने फोन करके मुझे बताया कि राहुल मिल नहीं रहा है। घर पे आने के बाद देखा तो राहुल और रुपेश दोनों गायब थे। काकी, मैं बोल रहा हूँ आपको, ये रुपेश ही है जो राहुल को उठा के लेके गया कहीं पर। अक्षत ने बताया इसको, राहुल के साथ झगड़ा करा था वो रुपेश। रुपेश किधर है? राहुल किधर? अबे राहुल किधर है? किधर है राहुल? तेरे साथ में था ना? क्या किया तूने? मेरा बेटा बता राहुल का है? छोड़ दिया, मेरा बेटा किधर है? रुपेश के बॉडी लैंग्वेज से तो ऐसे ही लग रहा था जैसे उसी ने कुछ कर दिया मेरे बेटे के साथ। राहुल का वो दोस्त जिसने रुपेश और राहुल को झगड़ा करते देखा था, वो कहाँ रहता है? इधर पास में रहता है, मेरी बीवी को पता है। मिनल, तुझे पता है ना वो? हाँ, यही पास में रहता है सर। विष्णु, तुम उस दोस्त से बात करो, तब तक मैं रुपेश की माँ से बात करता हूँ। सर आइए, इधर ऊपर रहते हैं। डर गई मैं, और तू भी बड़ा डरपोक है मुआ, हैं? पर वहां तो बड़ा हीरो बना फिर रहा था, उसका ठंडा जो छीन कर पी गया, हैं? अरे रुकना चिकने, ऐसा कौन सा कांड कर दिया जो ऐसे भाग रहा था, हैं? पुलिस अंकल, मैं और राहुल फुटबॉल खेल रहे थे तब रुपेश अंकल आए। राहुल, मारा उधर। राहुल, मैं भी खेलूंगा। चॉकलेट, राहुल मेरी चॉकलेट दे, मैं मार दूंगा। राहुल चॉकलेट दे मेरी, मैं मार दूंगा। दे। ए अक्षत, चल घर चल। हाँ सर, मैंने भी देखा रुपेश को राहुल के पीछे चॉकलेट के लिए भागते हुए। तो फिर आपने उसे रोका क्यों नहीं? सर सच कहूँ तो मुझे खुद डर लगता है उस पागल से। सर मेरे बच्चे ने कुछ नहीं किया, वो तो ललित ने उसको मारा, इसलिए डर के भाग गया। वो डर के भाग गया काकी क्योंकि उसने मेरे बेटे को गायब किया। सर इतना बड़ा पत्थर फेंक के मारा मुझे यहाँ पर। अगर आप उनसे अच्छे से बात करते ना तो वैसा कभी नहीं करता। एक मिनट, आप कौन है? सर मैं रुपेश की छोटी बहन, इनकी वजह से पता नहीं मेरा भाई कहाँ भटक रहा होगा। अरे रो मत मेरे बच्चे। अच्छा, मैं पुलिस को कुछ नहीं बोलूंगी, मैं सच्ची बोल रही हूँ। अच्छा एक बात पूछूं, सच सच बताएगा तू मुझे? तू बचपन से ही ऐसा है या बाद में ऐसा हो गया? मैं तो भूल ही गई थी, तेरा ऊपर वाला कमरा खाली है ना? है ना? है ना? है ना? सर राहुल के दोस्त और उसकी मां ने बयान दिया है कि उन्होंने रुपेश को राहुल के साथ झगड़ते हुए देखा था। रुपेश राहुल के पीछे भाग रहा था और कुछ पड़ोसियों का कहना है कि रुपेश गुस्से में वायलेंट हो जाता है, लेकिन रुपेश ने राहुल के साथ क्या किया इसका विटनेस कोई नहीं मिला। हो सकता है राहुल रुपेश के गुस्से का नहीं बल्कि किसी और के जुर्म का शिकार हो। ये किडनैपिंग का भी मामला हो सकता है, इसलिए बेगरी रैकेट से जुड़े हर किसी से पूछताछ करो। इस रुपेश का मिलना बहुत जरूरी है। रुपेश से ही हमें राहुल की लीड मिल सकती है। पुलिस अब इन संभावनाओं को खंगाल रही थी कि राहुल का अचानक गायब होना कहीं किडनैपिंग या किसी और अपराध से तो नहीं जुड़ा था। वहीं रुपेश की तलाश भी जारी थी। दिमाग का खिसका हुआ है वो, पर अपने काम का है। हाँ ठीक है, मैं उसे लेकर आती हूँ। अच्छा सुन हीरो, अरे कहाँ गया तू? कहाँ गया? अरे चोरी करता है, चोर कहीं है। अरे चोर! सर राहुल के पेरेंट्स को अभी तक कोई रैंसम कॉल नहीं आया और ना ही ऐसा कोई लीड मिला जिससे पता चले कि राहुल किसी बेगरी रैकेट या किडनैपिंग का शिकार हुआ है।
हो सकता है राहुल के पिता ललित का शक सही हो और राहुल को रुपेश ने किडनैप किया। इस रुपेश का कुछ पता चला? नहीं सर, अभी तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अरे दैया, बाहर से तो बड़ा डरपोक लगता है, लेकिन अंदर से बहुत शाना है तू। तुझे पुलिस कहीं पकड़ ना ले, इसलिए तू यहाँ का छिपा हुआ है ना, है? पर मैंने भी तुझे ढूंढ लिया। इसको देखा आपने कहीं? हाँ साहब, मैं देखा इसको। ये कल मेरी दुकान से समोसा चुरा के भागा था। किस साइड गया है वो? इस साइड आ गया। इधर? हाँ बिल्कुल। चलो गाड़ी में बैठो। आजा मेरा हीरो, चल तुझे अच्छा अच्छा खाने को दूंगी, खूब मजा आएगा। ए ऑटो, नीचे उतर, नीचे उतर। क्या हुआ साहब? कहाँ लेकर भाग रहे इसको? कहाँ लेकर भाग रहे इसको? साहब मैं तो उसकी मदद कर रही थी साहब। तेरे को मालूम है अपने भतीजे को गायब करके भागा ये, और तू भी शामिल है इसमें, है ना? साहब मुझे कुछ नहीं पता साहब, मैं तो उसको पागल समझ के साहब इसकी मदद कर रही थी। और ले चलो इसे। वो किन्नर रुपेश को अपने साथ किस मंशा से ले जा रहा था ये साफ नहीं था, और जब पुलिस ने तहकीकात की तो पाया कि उस किन्नर और रुपेश की जिस जगह पर मुलाकात हुई थी वहां वो किन्नर अक्सर बख्शीश मांगते हुए देखा जाता था। रुपेश उस किन्नर को पहले से जानता था ये भी साफ नहीं था, लेकिन फिलहाल पुलिस रुपेश से ये जानने की कोशिश कर रही थी कि राहुल के गायब होने में क्या उसका कोई हाथ था। तो तुम्हें सच में नहीं पता कि राहुल कहाँ है? तो राहुल के दोस्त अक्षत ने हमें बताया कि राहुल और तुम्हारा चॉकलेट को लेकर झगड़ा हुआ था। क्या ये बात सच है? तो राहुल के दोस्त अक्षत ने हमें बताया कि राहुल और तुम्हारा चॉकलेट को लेकर झगड़ा हुआ था। क्या ये बात सच है? राहुल मेरी चॉकलेट दे, मैं मार दूंगा। राहुल चॉकलेट दे मेरी, मैं मार दूंगा। दे। मैंने कुछ नहीं। तुमने कुछ नहीं किया तो किसने किया? सर बार बार मत पूछिए ना, कह रहा है ना उसने राहुल को कुछ नहीं किया होगा। नौटंकी कर रहा है ये। नौटंकी ये नहीं, नौटंकी आप कर रहे हो। तू बोलना क्या चाहती है? एक मिनट। एक दूसरे के ऊपर इल्जाम डालने से कुछ नहीं होगा, और आप रुपेश को कुछ नहीं कहेंगे। रही बात राहुल की, उसे ढूंढने का काम हमारा है, हम ढूंढ लेंगे। ललित, राहुल के बारे में आप कौन? सर ये हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, डॉक्टर आशुतोष। माँ ने इन्हें रुपेश की फिजिकल चेकअप और मरहम पट्टी के लिए बुलाया है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि राहुल के पिता सच में कोई नाटक कर रहे हो? उन्होंने अपने बेटे को गायब किया, फिर रुपेश को फंसा के उसे अंदर करवाना चाहते हो? क्योंकि वो चाहते थे कि रुपेश मेंटल असाइलम जाए, लेकिन रुपेश की मां उसे नहीं भेज रही थी। लेकिन इस रुपेश के अंदर कई राज हैं, कुछ ऐसे जो वो जानता है लेकिन बोल नहीं रहा है। लेकिन सर रुपेश ने राहुल को ज्यादा से ज्यादा पीटा ही होगा। चलो मान लो इस मारपीट में रुपेश के हाथों राहुल का मर्डर हो गया, लेकिन लाश तो मिलनी चाहिए, क्योंकि रुपेश इतना दिमाग वाला नहीं है कि वो किसी को मार के उसकी लाश ठिकाने लगा दे। ऐसा भी तो हो सकता है कि रुपेश की माँ और बहन ने मिलकर लाश को ठिकाने लगाया हो और अब रुपेश को बचाने की कोशिश करें। दोनों माँ बेटी और ललित तीनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो, और जब से राहुल गायब हुआ है तब से इनकी एक्टिविटी चेक करो। मुझे लगता है रुपेश के मन में जो चल रहा है वो जानने के लिए हमें किसी काउंसलर की मदद लेनी चाहिए। हो सकता है कि राहुल के साथ हुए अपराध का कोई क्लू हमें मिल जाए। मैंने नींद का इंजेक्शन दे दिया है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फोन कीजिए। मैं आपके लिए कॉफी बना के लाती हूँ। माँ सुनो ना, आप इनके लिए कॉफी बना दो, मैं घर निकलती हूँ। सलोनी भी मेरा इंतजार कर रही होगी। घर जा रही हो तो मैं छोड़ देता हूँ। अरे नहीं, मैं चली जाऊंगी, आप बैठ के कॉफी पीजिए। बेकार का ऑटो पकड़ोगी, उससे अच्छा मैं छोड़ देता हूँ। उसी तरफ तो जाना है, चली जा साथ में, ऐसे ही अकेली जाएगी। ठीक है। लो, आ गई तुम्हारी मंजिल, पर लगता है मेरा सफर कभी खत्म नहीं होगा। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मंजिल जरूरी है आशुतोष। बेटर होगा कि तुम अपनी मंजिल कहीं और ढूंढ लो।
भाई तो ठीक है ना? हाँ सर, अब हम इसे ले जा सकते हैं ना घर? जी चल बेटा। सर रुपेश से बात करके एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है कि वो राहुल को इतना हार्म नहीं पहुंचा सकता कि उसकी जान ही ले ले। लेकिन डॉक्टर साहब कभी कभी मर्डर अनइंटेंशनली भी होते हैं। हो सकता है कि रुपेश की घबराहट उसके क्राइम करने का गिल्ट हो सकता है सर, पर मुझे नहीं लगता रुपेश ने राहुल का मर्डर किया होगा। हाँ, उसने ये बात कबूल की है कि उसकी राहुल के साथ नोकझोंक हुई थी चॉकलेट को लेकर, और उसने ये बात भी कबूल की है कि उसने राहुल को मारने के लिए पत्थर तक उठा लिया था। राहुल चॉकलेट दे मेरे, मैं मार दूंगा। राहुल चॉकलेट दे, मैं मार दूंगा। राहुल मैं मार दूंगा। राहुल रुक जा, मैं मार दूंगा। राहुल। और फिर उसने कुछ ऐसा देख लिया कि वो बता ही नहीं पा रहा था। रुपेश ने ऐसा क्या देखा कि वो बता नहीं पा रहा है? शायद कुछ ऐसा जिसकी उसने कभी कोई कल्पना ना की हो, या फिर शायद उसके सामने ही राहुल को कोई हार्म पहुंचा रहा हो। इसी वजह से ना सिर्फ वो डर रहा है बल्कि कुछ बोल भी नहीं पा रहा। रुपेश ने जो कुछ भी देखा है वो उससे पता करने के लिए आपको और कितना वक्त लगेगा? सर थोड़े दिन बाद एक और सेशन कर लेते हैं, शायद कुछ नया पता चल जाए। रोको 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 ना, रोको ना, रोको ना, रोको रोको, ये रोको, अरे रुपेश 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 सुन तो सही, मेरे साथ सुन। क्या हुआ है? क्या हुआ है? क्या हुआ है? रुपेश और मैं तुझे अच्छा अच्छा खाने को दूंगी। चलेगा मेरे साथ? भाई भाई क्या हुआ है? भाई हुआ क्या? बोलना। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं है, चल चल घर जाएंगे। सर रुपेश ने जो देखा वो एक्सीडेंट तो नहीं होगा, या तो उसने राहुल का मर्डर होते हुए देखा या उसका किडनैप। अगर राहुल किडनैप हुआ है तो ना तो अभी तक हमारे पास किसी रैकेट का कोई लीड है और ना ही किसी आउटसाइडर का, और ना ही ललित के कॉल रिकॉर्ड में ऐसा कुछ सामने आया है जिससे ये पता चले कि उसने अपने बेटे को किडनैप करवाया है। सजा एक ऐसा खौफ है जिससे 5 साल का बच्चा भी डरना सीख जाता है, और रुपेश की दिमागी हालत तो 10-12 साल के बच्चे की तरह है। तो हो सकता है कि रुपेश के हाथों राहुल के साथ कुछ ऐसा हुआ है और सजा के डर से वो चुप बैठा है। ललित का बेटा राहुल किस अपराध का शिकार हुआ है ये अब भी रहस्य बना हुआ है, लेकिन रुपेश की काउंसलिंग के फर्स्ट सेशन में यह माना जा रहा है कि रुपेश राहुल के साथ हुए अपराध का विटनेस भी हो सकता है, या फिर यह भी हो सकता है कि राहुल रुपेश के ही अपराध का शिकार हुआ हो। लेकिन ये महज अंदाजे थे और कोई भी अंदाजा सबूत नहीं तलाश कर पा रहा था। राहुल के साथ हुआ अपराध पूरी तरह से रुपेश के बयान पर निर्भर करता था, लेकिन रुपेश की काउंसलिंग के सेकंड सेशन से सिर्फ एक दिन पहले रुपेश के अचानक गायब हो जाने की सूचना पुलिस को मिली। रुपेश खुद गायब हो गया या तुम लोगों ने मिलकर गायब किया? सच सच बताओ। लेकिन सर हम उसे क्यों गायब करेंगे? क्योंकि कल उसका सेकंड काउंसलिंग सेशन था और वो हमें सच बताने वाला था कि उसने राहुल के साथ क्या किया, और ये बात आप लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। रुपेश भैया ने राहुल के साथ कुछ नहीं किया। ललित भैया को ऐसा लगता है, और अपना बदला लेने के लिए ना जरूर ललित भैया ने रुपेश के साथ कुछ किया है। हमें गुमराह करने के लिए आप लोग ललित पे शक जताओगे? शक नहीं, यकीन है हमें। कल रात आया था मेरे घर पे मेरे बच्चे को मारने के लिए। मेरे बच्चे को ढूंढिए। रुपेश का गायब होना पुलिस को एक साजिश लग रहा था, पर रुपेश की मां और बहन के बयानों की पुलिस ने पुष्टि की तो पाया कि ललित ने रुपेश को मारने की कोशिश की थी। सर ललित ने बहुत बुरी तरह से रुपेश का गला दबाया था। रुपेश का बीपी इतना लो हो गया था कि मुझे ग्लूकोज चढ़ाना पड़ा। तुम कब निकले थे अपने घर के लिए वहां से? रात 1:30 बजे के आसपास। अच्छा, जब तुम वहां से निकले थे ललित को देखा वहां पर? हाँ साहब, वो तो उसके विंडो के पास में ही बैठा था। सर मैं मानता हूं मैं अपने बेटे की याद में अपना आपा खो चुका था, और इसी गलती का फायदा उठा के वो लोग मुझे फंसा रहे हैं। तू जितना दिखता है ना उतना सीधा है नहीं। सर मेरा यकीन कीजिए सर, रुपेश पे गुस्सा उतारने के बाद मैं घर पे आके सो गया, और जब सुबह उठा तो मुझे पता चला कि रुपेश गायब हो चुका है। सर आप ही बताइए, रुपेश के घर में घुस के उसकी माँ और बहन के रहते हुए मैं उसको कैसे गायब कर सकता हूँ? और डॉक्टर भी था ना घर पर, तो डॉक्टर का नाम क्यों नहीं लिया? सर मैंने डॉक्टर को रात में जाते हुए देखा था, तब मैं जाग रहा था सर, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद मैं सो गया सर। आई शपथ बोल रहा हूँ सर, मेरा यकीन कीजिए सर, इन लोगों ने रुपेश को छुपा दिया होगा क्योंकि ये जानते हैं मेरे बेटे राहुल को रुपेश ने गायब किया।
ललित के बेटे राहुल के गायब होने के बाद एक बार फिर से रुपेश का गायब होना कई सवाल खड़े कर रहा था, लेकिन रुपेश को किसी ने गायब किया था या रुपेश खुद गायब हुआ था, इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं था। और इसी दौरान राहुल के साथ हुए अपराध का एक खुलासा हुआ। सर, बॉडी तो काफी बुरी हालत में है, पहचानना भी मुश्किल है। विष्णु, ये एरिया राहुल के घर से ज्यादा दूर नहीं है। हो सकता है ये लाश राहुल की ही हो। राहुल के फैमिली को शिनाख्त के लिए बुला लो। सर। ये चेन हमें बच्चे के गले में मिली, क्या ये राहुल की चेन है? राहुल जिस दिन गायब हुआ था, रुपेश को राहुल के पीछे भागते हुए देखा गया था। काउंसलर का कहना है कि रुपेश ने ऐसा कुछ देखा था जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। राहुल की लाश नाले में मिलना क्या एक हादसा था? अगर वो हादसा था तो रुपेश को इस बात का गिल्ट था कि राहुल की मौत का वही जिम्मेदार है, या कहानी कुछ और है? और ये रुपेश के गायब होने का क्या चक्कर है? रुपेश विक्टिम था या सस्पेक्ट, ये साफ नहीं था, और ना ही ये साफ था कि रुपेश इस वक्त कहां है। डीएनए रिपोर्ट से ये साफ हो चुका था कि नाले में मिली लाश राहुल की है, लेकिन राहुल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने क्राइम का एक दूसरा ही एंगल खड़ा कर दिया था। सर, राहुल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत उसी दिन हुई जिस दिन वो गायब हुआ, और नाले में गिरने की वजह से उसकी मौत हुई। लेकिन सर, एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। क्या? उसके गले में हाफ मेल्टेड चॉकलेट मिली जिसमें काफी मात्रा में जहर मिलाया हुआ था। राहुल के दोस्त अक्षत ने हमें बताया कि चॉकलेट तो रुपेश के हाथ में थी, जो राहुल लेकर भागा था। चॉकलेट में जहर था, ये बात रुपेश को पता होगी? नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि ये बात रुपेश को पता होगी, क्योंकि वो तो खुद राहुल के पीछे वो चॉकलेट वापस लेने भागा था। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो जहर मिली चॉकलेट रुपेश के पास आई कैसे? चॉकलेट में जहर मिलाना ये किसी दिमाग वाले का ही काम हो सकता है। किसी ने तो रुपेश के दिमागी हालत का फायदा उठाकर उसे जहर भरी चॉकलेट दी, जिसका मकसद था रुपेश को मारना, लेकिन मौत हो गई राहुल की। इस राहुल के दोस्त अक्षत से दोबारा मिलते हैं। सर, बेटा ध्यान से देखो और बताओ कि उस दिन रुपेश अंकल कौन सी चॉकलेट लेकर आए? हाँ, यही थी। क्या रुपेश अंकल हमेशा यही चॉकलेट खाते थे? उनका तो पता नहीं, पर राहुल तो यही चॉकलेट खाता था। लगता है रुपेश अंकल ने राहुल की चॉकलेट चुराई होगी, इसलिए राहुल चॉकलेट उठा के भागा। अरे, ये तो मेरी चॉकलेट है। जरूर ये चॉकलेट राहुल के बाप ललित ने रुपेश को दी होगी। लेकिन सर, जिस वक्त ये हादसा हुआ उस समय ललित अपने ऑफिस में था। राहुल की माँ भी तो ये चॉकलेट रुपेश को दे सकती है। उठाकर लेकर आओ दोनों को, ये दोनों आसानी से मुंह नहीं खोले। सर, मैंने रुपेश को कोई चॉकलेट नहीं दी। मुझे ऐसा लगता है उसने मेरे बेटे को मारने के लिए खुद ही चॉकलेट में जहर मिला दिया होगा सर। तो उसे आधा दिमाग वाला कहता है ना, तो उसके पास इतना दिमाग नहीं कि वो चॉकलेट में जहर मिला सके। वो दिमाग तेरे पास है। रुपेश के गायब होने के पीछे भी तेरा ही दिमाग था, क्योंकि तुम्हें शक था कि राहुल की लाश मिलने के बाद तुम्हारे प्लानिंग का भांडा फूट जाएगा। कोई प्लानिंग नहीं थी सर। जब ये सब हुआ तो मैं ऑफिस में था सर। तो वो चॉकलेट तुमने अपने बीवी को देने के लिए कहा होगा? नहीं सर, उन्होंने मुझे रुपेश को कोई चॉकलेट देने को नहीं कहा था। अगर ललित ने नहीं बोला था तो क्या तुमने खुद वो चॉकलेट रुपेश को दी थी? नहीं सर, मैंने रुपेश को कोई चॉकलेट नहीं दी है। तेरी बीवी ने हमें बताया कि जहरीला चॉकलेट तूने दिया था। क्या? नहीं सर, वो ऐसा कैसे बोल सकती है? देख, उसने अपना स्टेटमेंट दे दिया, तू भी सच बोल। इससे पहले भी तुमने रुपेश को मारने की कोशिश की थी, और इस बार भी रुपेश को तुमने ही गायब किया है। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। अगर तूने कुछ नहीं किया तो तेरी बीवी ऐसा क्यों बोल रही है कि तूने उसके हाथ में चॉकलेट दिया था रुपेश को देने के लिए? ये झूठ है सर, मैंने मिनल को कोई चॉकलेट नहीं दी। वो तो ये भी बोल रही है कि उसे पता ही नहीं था कि चॉकलेट में जहर है। उसे तुमसे घिन आ रही है, तुम्हारी वजह से उसके बेटे की जान चली गई। मैंने उसे कोई चॉकलेट नहीं दी सर, उसने खुद ने दी होगी। तो तुम ये बोलना चाहते हो कि वो चॉकलेट मीनल ने दी थी और अब तुम्हें फंसा रही है? मुझे पता नहीं सर उसने चॉकलेट दी या नहीं दी, लेकिन कुछ दिन पहले ऐसा हुआ कि उसके चलते मुझे उस पर शक हो गया।
माफ कर दो। वो राहुल। राहुल? क्या हो गया? रुक क्यों गई? बोल, आगे बोल। कुछ नहीं, राहुल के जाने के बाद कुछ अच्छा नहीं लग रहा। सर उस दिन उसने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है उसी की वजह से मेरा बेटा मर गया होगा, इसलिए मुझसे माफी मांग रही थी। सर वो बेकार में शक करके मुझे शक नहीं, सच बोल रहे। अगर वो झूठ बोल रहा है तो तुमने ललित से माफी क्यों मांगी थी? क्या वजह थी? मुझे याद नहीं है सर। मैं बताता हूँ। राहुल की मौत जहरीले चॉकलेट से हुई थी। तुम्हारे बेटे की मौत की जिम्मेदार तुम खुद हो। तुमने मारा है अपने बेटे को। मैंने अपने बेटे को नहीं मारा है, मैं उस पागल को मारना चाहती थी। मैं भी खेलूंगा। मुझे भी खिलाओ। चॉकलेट खाएगा? अरे अभी मत खोल, आराम से खाना। और सुन, किसी से मत कहना कि भाभी ने दिया है, ठीक? जा। उस रुपेश की वजह से मेरे बच्चे की जान खतरे में थी। पागल हो गया? मत मार, मैं समझाऊंगी। जानबूझ के इसने ये किया है ताकि मेरा बच्चा मर जाए। कितनी बार आपको कहा है इसको पागल खाने भेजो, समझ में आया आपको? मत करना। रुपेश कुछ ना कुछ रोज ऐसा करता था जिससे मैं डरने लगी थी। पता नहीं कब मेरे बच्चे को क्या हो जाए। और काकी भी उसे मेंटल असाइलम भेजने को तैयार नहीं थी। उसकी वजह से हम लोग का जीना मुश्किल हो गया था सर, इसलिए मैं उसे, लेकिन मुझे क्या पता था सर कि मैं अपने ही बेटे को खो दूंगी। बेटे को खोने के बाद भी अक्ल नहीं आई जो रुपेश को मार के ही दम लिया? नहीं सर, मैं भले ही रुपेश को पहले मारना चाहती थी, लेकिन इस बार मैंने कुछ नहीं किया। झूठ मत बोलो, तुमने ही मारा है उसे। सर मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तो किसने मारा? ललित ने? मुझे नहीं पता सर किसने मारा है, लेकिन मैंने नहीं मारा है। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मुझे नहीं पता रुपेश कहाँ है। मैंने कुछ नहीं किया सर, यकीन कीजिए। रुपेश को ललित ने गायब नहीं किया तो हो सकता है कि ललित के डर से रुपेश कहीं भाग गया हो। सर अगर रुपेश कहीं भागा होता तो अब तक तो उसे मिल जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक उसका कोई लीड नहीं मिला है। ललित और मीनल के अलावा रुपेश की जिंदगी में और कौन था जिसका मोटिव रुपेश को भगाना था? सर मोटिव का तो अंदाजा नहीं, लेकिन एक बात है जो मुझे खटक रही है। इतना सब कुछ हो गया, लेकिन रुपेश की दूसरी बहन रूपा और उसका पति अभी तक रुपेश की मां से मिलने नहीं आया, जबकि वो उसके घर के पास ही रहती है। रसिका का पति सतीश, वो भी मिलने नहीं आया। कहीं रुपेश के गायब होने के पीछे कोई फैमिली एंगल तो नहीं, या कोई अपनी पर्सनल दुश्मनी उससे निकाल रहा है? अगर ऐसा कर रहा है तो उसने टाइमिंग बहुत सही चुना है, जब ललित और मीनल शक के दायरे में थे। विष्णु, ये रुपेश की माँ, रुपेश की दोनों बहनें और दोनों जीजा, इनके आपस में कैसी केमिस्ट्री थी अच्छे से पता करो, और इस ललित पे भी नजर रखो। सर, पुलिस अब इन संभावनाओं को खंगालने लगी कि कहीं रुपेश के गायब होने के पीछे कोई फैमिली एंगल तो नहीं था। वहीं रुपेश की तलाश में पुलिस उस किन्नर से भी मिली जिसके साथ रुपेश को पहले भी देखा गया था। ये लड़का फिर कोई कांड करके भाग गया क्या साहब? तूने इसे देखा या नहीं, ये बोल। नहीं साहब, उस दिन के बाद इस लड़के को मैंने नहीं देखा साहब, और देखती भी ना साहब तो सबसे पहले मैं आपको फोन करके बताती। मैंने तो उस लड़के को भोला ना समझ के इसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन अब एक बार गलती करने के बाद मैं दोबारा गलती थोड़ा ना करेगी साहब। सर पता चला है कि रसिका का पति सतीश भी रुपेश को पसंद नहीं करता था। उसने अपनी पत्नी को भी रुपेश और उसकी मां से रिश्ता खत्म करने के लिए बोला था, और पिछले 1 साल से वो रुपेश के घर नहीं गया। और जिस रात रुपेश गायब हुआ उस रात सतीश की फोन लोकेशन रुपेश के घर वाले एरिया की थी। अरे वाह, गुड गर्ल। ब्रेकफास्ट की तरह टिफिन भी फिनिश करना, ठीक है? ओके मम्मा। सुनो ना सतीश, ऑफिस जाते वक्त सलोनी को स्कूल छोड़ दो प्लीज। अच्छा तो तुम आज फिर अपने मायके जा रही हो? जिसकी वजह से हमारी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो गई है, अब वो तो गायब हो गया। अब तो अपनी फैमिली पे कंसंट्रेट करो तुम। सतीश, मेरा भाई गायब है और तुम्हें जरा भी अफसोस नहीं है? देखो मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं है उसके बारे में, और अगर तुम्हें अफसोस हो ना तो घर में बैठ के अफसोस करो। बार बार मायके जाने की जरूरत नहीं है उसके लिए। देखो सतीश, मेरा जाना बहुत जरूरी है, माँ को मेरी जरूरत है, प्लीज समझो। तुम अब भी नहीं सुधरोगी रसिका। सतीश शर्मा? हाँ मैं तुमसे कुछ बात करनी है, अकेले में। प्लीज कब? तुम्हारा साला रुपेश गायब है, पता तो होगा ही तुम्हें। तो इसके लिए आप मुझे क्यों मिलना चाहते हैं?
रुपेश की वजह से तुम्हारी बीवी मायके बिजी रहती थी और तुम नहीं चाहते थे कि तुम्हारी बीवी मायके कदम भी रखे। तो आप कहना क्या चाहते हैं कि मैंने रुपेश को गायब किया? मैंने कब ऐसा कहा? वैसे तुम अपने ससुराल कम जाते हो, पर जिस रात रुपेश गायब हुआ था उसी रात तुम्हें ससुराल के आसपास देखा गया। ठीक उसी रात अपने ससुराल जाने की कोई खास वजह? देखिए, तब रसिका अपने मायके में थी और मेरी बेटी उससे मिलने की जिद कर रही थी, तो मैं उसे अपने ससुराल लेके गया। बच्चा उतरना, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूं। पापा मम्मा कल आ जाएगी सुबह बेटा। हाँ चलो निकलते हैं। उसके बाद मैं अपनी बेटी के साथ घर वापस आ गया। वैसे ललित ने रुपेश को धमकी दी थी, हो सकता है उसका फायदा तुमने उठाया हो और रुपेश को गायब किया हो। सर मैं मानता हूं कि मैं रुपेश से नफरत करता हूं, लेकिन मैंने उसको गायब नहीं किया सर। मतलब नफरत करते हो? हाँ, पर मेरे अलावा बहुत सारे लोग उससे नफरत करते हैं। रसिका की बड़ी बहन, उसका जीजा, वो सब लोग उससे नफरत करते हैं सर। खुद को बचाने के लिए उन्हें क्यों घसीट रहे हो बीच में? सर मैं घसीट नहीं रहा हूँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको। रुपेश ने ऐसा क्या किया कि सब लोग उससे नफरत करते हैं? सर उसने अपनी बहन रूपा का रेप करने की कोशिश की थी। क्या? सर मैं नहीं चाहती थी कि हमारी बदनामी हो, इसलिए हमने कोई कंप्लेंट नहीं की, लेकिन मेरे पति पुलिस कंप्लेंट करना चाहते थे। कंप्लेंट नहीं की, लेकिन नफरत तो जरूर हुई होगी। नफरत जरूर है सर, लेकिन अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि रुपेश को गायब करने में हमने अपनी नफरत निकाली है, तो ऐसा कुछ नहीं है सर। इनफैक्ट रुपेश का तो इसमें कोई दोषी नहीं है, मैं तो माँ को ही दोषी मानता हूँ। रुपेश ने आपकी बेटी यानी खुद के बहन के साथ जो शर्मनाक हरकत की, उसके लिए आप किसे दोष देंगे? कुछ वक्त के लिए उसे दूर रखकर उसके इलाज पर जोर दिया होता तो भला तो रुपेश का ही होता, और आपकी ममता को भी इस तरह से कोसा नहीं जाता। दोष मेरी ममता का नहीं है सर, ये सब उस ललित की संगत का असर है। चल जल्दी जाके आता हूँ। हाँ मैं फटाक से मिनल, टेंशन मत। क्या देख रहे हो? हाँ? औरतों को देख रहे हो? हाँ? सही बोल, ये रुक, औरतों को देख रहे हो? मुझे पता है। रुक रुक, तेरे को एक बढ़िया चीज बताता हूँ। ये देख, मजा आ रहा है ना? हाँ? मजा आ रहा है ना? अभी ये रोज रात में डांस करने की वजह ना, ये देखा कर, और तेरी शांति से नींद आएगी तुझे रोज रात में। क्या दिखा रहा है तो इसे? अब कुछ नहीं, वो जंगल का वीडियो था, आता हूँ मैं जरा फटाक से। वो तो हर बात के लिए मुझे ही दोषी ठहराएंगे सर, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। रुपेश को मैं बचपन से जानता हूँ, वो पहले से ऐसा है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो एक ना एक दिन खुद उसी गड्ढे में गिर जाते हैं। रुपेश को मारने की मंशा में राहुल की मां अपने ही मासूम बेटे की हत्या की वजह बन गई, लेकिन उसने इस बात से साफ इनकार किया कि रुपेश के दोबारा गायब होने में उसका कोई हाथ है। दूसरी तरफ ललित भी अपने बयान पर कायम था। तो क्या रुपेश ललित के डर की वजह से गायब हुआ था, या फिर इस बार वो किसी अपराध का शिकार हुआ था? और अगर हां, तो इसमें किसका हाथ था? हटो सामने से। हेलो रसिका, किसका फोन है? क्या बोल रहे हैं? बोलती क्यों नहीं है? क्या बोला? मेरा बच्चा। रुपेश की हत्या में किसकी क्या भूमिका थी ये अभी तक साफ नहीं था, लेकिन जल्द ही पुलिस को इस केस में एक लीड मिली। रुपेश को आखिरी बार उसके घर पर सही सलामत देखा गया था, फिर रुपेश की लाश उसके घर से 10 किलोमीटर दूर हमें मिली। अब सवाल यह है कि अपने घर से उस जगह तक रुपेश पहुंचा कैसे? जिस रात रुपेश गायब हुआ घर में 3 लोग थे, रुपेश की मां, रुपेश की बहन और डॉक्टर आशुतोष, 2 उसके सगे, एक फैमिली डॉक्टर, जिसमें से डॉक्टर आशुतोष रात को निकल गया था। लेकिन सर एक एंगल और है रसिका और डॉक्टर आशुतोष का। मैंने रसिका के कॉल रिकॉर्ड चेक किए, डॉक्टर आशुतोष और रसिका के बीच में काफी बातें होती। अगर इन दोनों के बीच अफेयर है तो हमें यह समझना होगा कि रुपेश को मारने के पीछे इन दोनों का मोटिव क्या है। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया। वो क्या है ना, रसिका और मैं कॉलेज से ही एक दूसरे को जानते, पर हमारा कोई अफेयर नहीं है, वो सिर्फ मेरी अच्छी दोस्त है बस। लेकिन डॉक्टर साहब वो शादीशुदा भी है। जानता हूँ सर, वो शादीशुदा है और उसका पति के साथ रिश्ता कुछ अच्छा नहीं चल रहा।
और एज अ गुड फ्रेंड वो मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करती है, बस दैट्स ऑल। सर मैं मानती हूँ कि मेरे और सतीश के बीच में रिलेशन ठीक नहीं है, लेकिन जैसा आप बोल रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस रात रुपेश गायब हुआ था तुम भी घर पर थी, ऐसा तो नहीं कि रुपेश को तुमने ही गायब किया हो? नहीं सर, आशुतोष के जाने के बाद मैं वही साथ वाले कमरे में सो गई थी और माँ रात भर रुपेश के साथ ही थी। जिस रात रुपेश गायब हुआ सुबह 5 बजे तक मैं उसी के साथ थी। फिर मेरी आंख लग गई, जब उठी देखा रुपेश बेड पे नहीं था, मेन डोर खुला था। पक्का ललित ने उसे गायब करा है उस दिन, क्योंकि रात को 1 बजे तक दरवाजा ठोकता रहा था वो। मेरे बच्चे को मार डाला। रुपेश का मन एक 8-10 साल के बच्चे जितना भी परिपक्व नहीं था, लेकिन शरीर में हो रहे लगातार हार्मोनल चेंजेस उसे धीरे धीरे हिंसक बना रहे थे। लेकिन रुपेश सिर्फ अपनी अल्पबुद्धि का ही नहीं, बल्कि अपनी मां की गैर जिम्मेदार सोच और अपने करीबियों के बुरे बर्ताव का भी शिकार हो रहा था। लेकिन उसकी जिंदगी का जो अंजाम सामने आया वो बेहद दयनीय था। हाँ साहब, देखा है एक किन्नर भाग रहा था, उसके पीछे ये भाग रहा था। किन्नर? कौन किन्नर? ये तो नहीं जानता था। अच्छा, उस किन्नर का स्केच बनवा सकते हो? हाँ बनवा सकते हैं। सर ये तो वही किन्नर है जो पहले भी रुपेश के साथ देखी गई है। सर ये तो वही किन्नर है जो पहले भी रुपेश के साथ देखी गई है। सर रुपेश जब दोबारा गायब हुआ था तो मैंने इस किन्नर से पूछताछ की थी, लेकिन इसने कहा था कि वो उसे मिली नहीं है। लेकर आ सर। ए राजा देना बैठा लो। इधर साहब कहाँ लेके जा रहे हो साहब मेरे को? अब मैं कुछ नहीं की साहब, मैं सच बोली साहब। मैं मानती हूँ कि मैं उससे मिली थी, लेकिन मैंने नहीं मारा रुपेश को साहब। तो पहले झूठ क्यों बोला था? साहब अगर मैं आप लोगों को पहले बता देती तो आप लोगों को मुझ पर शक होता साहब। मैं तो उसे पागल बेसहारा समझकर उसकी मदद कर रही थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि वो अपराधी है तो मैंने कसम खाई कि मैं दोबारा कभी नहीं मिलूंगी उससे। तो फिर क्यों मिली थी? तुम्हारी तरह बनाना चाहती थी उसे? नहीं साहब, मैं उससे नहीं मिली साहब, बल्कि वो खुद आया था मेरे पास। 20, 40, 50, 90 और 230 और ये 330। आ गया हीरो, जेल से छूट गया तू जा रे बाबा, मैं तुझसे बात नहीं करती। मेरे वहाँ पैसे गिर गए थे और जब मैं अपना पैसा वापस लेने आई तो मैंने देखा कि रुपेश एक कार में बैठ के कहीं चला गया था। गाड़ी का नंबर याद है तुम्हें? नहीं साहब, मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ साहब, पर हाँ साहब वो एक सफेद रंग की कार थी साहब। कोई कहानी तो नहीं बना रही हो? अरे नहीं साहब, मैं झूठ नहीं बोल रही साहब, मां कसम, जितना मुझे पता था सब बता दिया साहब। मैं जाऊं क्या साहब? वो किन्नर अपने बयान पर टिका रहा कि रुपेश की हत्या में उसका कोई हाथ नहीं था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रुपेश की हत्या की जो वजह का खुलासा हुआ उसने इस केस को एक नई दिशा दे दी। सर रुपेश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत दवाई के ओवरडोज की वजह से हुए हार्ट अटैक से हुई है। उस किन्नर ने हमें बताया था कि रुपेश ने किसी सफेद रंग की गाड़ी में लिफ्ट ली थी। डॉक्टर आशुतोष के पास भी सफेद रंग की गाड़ी है। हाँ सर। उस एरिया में जितने भी सीसीटीवीज हैं उनके फुटेज चेक करो, किसी न किसी कैमरे में वो गाड़ी कैप्चर हुई होगी। अब इस डॉक्टर आशुतोष के साथ सबूत के साथ बात करते हैं। जब पुलिस ने क्राइम सीन के आसपास के इलाकों की सीसीटीवी फुटेज को स्कैन किया तो उस कार की पहचान हो गई जिसमें रुपेश को लिफ्ट लेते हुए देखा गया था। उस दिन ललित जब रुपेश को मारने के लिए आया था तब मैंने सोचा कि यही सही मौका है रुपेश को खत्म करने का, क्योंकि अगर मैं रुपेश को खत्म करूंगा तो सारा शक ललित पर जाएगा। और मैंने अगले दिन उसका पीछा किया और किन्नर के जाने के बाद ब्रिज के नीचे मुझे वो जब अकेला मिला। अरे रुपेश, यहाँ क्या कर रहे हो? अरे तुम्हारी आई कितना ढूंढ रही है तुमको। आओ बैठो, मैं छोड़ता हूँ। आओ। मैं उसे गाड़ी में बिठाकर दूर सुनसान जगह पर ले गया साहब, और फिर मैंने उसे कहा कि अरे रुपेश, खून बह रहा है, ये आई देखेगी ना ये सब तो बहुत डांटेगी, लेकिन डरो मत,
डरो मत, बिल्कुल डरो मत। मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास एक इंजेक्शन है, वो अगर तुम लोगे ना तो बिल्कुल ठीक हो जाओगे। फिर आई तुम्हें बिल्कुल नहीं डांटेगी। डरो मत, हाँ, बिल्कुल डरो मत। तो उसे मारा क्यों? क्योंकि मैं कॉलेज से ही रसिका से प्यार करता था सर, लेकिन उस रुपेश की वजह से वो हमारे रिलेशन पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी, और माँ के कहने पर उसने सतीश से शादी की। आशुतोष, मैं सतीश को डिवोर्स नहीं देना चाहती। मैं बस इतना चाहती हूँ कि वो ये समझ ले, जितना मेरे लिए रुपेश और माँ इम्पोर्टेंट है, उतना ही मेरे लिए सलोनी और वो भी इम्पोर्टेंट है। देखो, मुझे ऐसा लगता है ना कि सतीश अगर तुम्हें इतना परेशान कर रहा है तो तुम्हें उससे डिवोर्स लेना चाहिए। आता राहिला प्रश्न सलोनीचा, बीइंग अ मदर, उसकी कस्टडी भी तुम्हें ही मिलेगी। मैं तुमसे अपनी मैरिड लाइफ ठीक करने के सोल्यूशन मांग रही हूँ और तुम मुझे डिवोर्स देने की बात कर रहे हो। देखो, मेरा कहने का मतलब ये, मैं समझ गई हूँ क्या मतलब है तुम्हारा। वैसे ही मैं रुपेश के लिए बहुत परेशान हूँ, अब तुम मुझे और परेशान मत करो। खैर, मैं खुद घर चली जाऊंगी। सुनो रसिका, रुपेश का सॉल्यूशन भी। उस रुपेश की वजह से रसिका अपनी लाइफ में कभी सही डिसीजन नहीं ले पाई सर। उस दिन भी रुपेश का नाम लेकर मुझसे झगड़ा करके चली गई। तभी मैंने सोचा कि अगर मैंने रुपेश को मार डाला तो वो सतीश को छोड़कर मेरी लाइफ में वापस आ सकती है। इसलिए मैंने रुपेश को मार डाला सर। तू डॉक्टर है, तेरा काम लोगों की जिंदगी बचाना है, ना ही दूसरों की जिंदगी लेना। दूसरों की जिंदगी लेकर तुझे क्या लगता है कि तेरी जिंदगी बन जाएगी? रुपेश को मेंटल असाइलम ना भेजने का फैसला एक मां की ऐसी भूल थी जिसके परिणाम ने उसकी ममता को ही घायल कर दिया। कभी कभी अपनों की खुशियों के लिए हमें अपनी भावनाओं से समझौता करना पड़ता है, लेकिन ना रसिका ये बात अपनी मां को कभी समझा पाई और ना ही रसिका का पति उसे कभी समझ पाया। लेकिन रसिका के दोस्त आशुतोष ने जो फैसला लिया उसे तो बिल्कुल भी सही नहीं ठहराया जा सकता। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।